light travels only on a straight line, that is rectilinear propagation of light, यानी लाइट रेज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही चलती है, जिसके कारण कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने समझा। जैसे लाइट रेज अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रही होती तो शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता, लाइट रेज अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रही होती तो इक्लिप्स कैसे बनता, सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स। तो क्या लाइट रेज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट रेज बेंड भी करती है। कब बेंड करती है? जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो जो दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है वहाँ से लाइट रेज बेंड कर जाती है। लाइट रेज के इसी बेंडिंग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस लेक्चर का टॉपिक भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। आइए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। सो जैसा कि इनिशियली इंट्रो में मैंने बताया, व्हेन लाइट रेज enters or passes from one medium to another medium, then it यानी लाइट रेज changes its path, changes or bends its path where exactly at the separating boundary separating boundary मैंने अंडरलाइन कर दिया है कहाँ बेंड करती है, बिटवीन द टू मीडियम्स। This bending of light is called refraction of light। ओके, यही हेडिंग मैंने यहाँ दी है। एक बार फिर से समझ लें, व्हेन लाइट रेज एंटर्स और पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट चेंजेस और बेंड्स इट्स पाथ एग्जैक्टली एट द सेपरेटिंग बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस डिफिनीशन को एक फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। ओके, और इधर है हमारा एक मीडियम जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, दिस इज एयर। ये क्या है? मीडियम फर्स्ट, दिस इज एयर इज मीडियम फर्स्ट। और ये जो ग्लास आपने लिया है, दिस ग्लास इज मीडियम
सेकेंड। अब डिफिनीशन के हिसाब से आप देखिए कि लाइट रे अगर ऐसे तिरछी फॉल कर रही है, लाइट रे तिरछी पास कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये क्या है, आपकी बाउंड्री है, ये सेपरेटिंग बाउंड्री है। क्या है ये? सेपरेटिंग बाउंड्री। बाउंड्री which separates the two medium। ओके, तो ये बाउंड्री हो गई आपकी जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। इसे इंटरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मीडियम का फेस जो है वो इस लाइन के अलोंग मीट कर रहा है, देयरफॉर इसे इंटरफेस भी कहते हैं। बाउंड्री कहें या इंटरफेस, बात बराबर है। अब ये देखिए आपकी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ओके, अब ये इंसिडेंट रे आपने तिरछी पास कराई है एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे। ये वो पॉइंट है बाउंड्री पे जहां वो टच कर रही है। ओके, तो ये तिरछी जो आपने रे भेजी है, इससे ऑब्लिकली रेज और रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। ऑब्लिक का क्या मतलब हो गया? जब रे को आप दिए हुए बाउंड्री पर एक एंगल से पास कराते हैं, यानी उस रे को बाउंड्री पर परपेंडिकुलर नहीं भेजते हैं बल्कि उसको बाउंड्री के साथ एक एंगल पे भेजते हैं, तो वो रे क्या कहलाती है? ऑब्लिक रे कहलाती है, या रे ऑब्लिकली तो आप क्या कहते हैं? ऑब्लिकली रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम अनदर, यानी तिरछी करके आप रे ऑफ लाइट को भेज रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अगर ये अनडेविएटेड जाती तो ये बिल्कुल ऐसे सीधे निकल गई होती, अगर अनडेविएटेड जाती तो। ठीक है, बट ये क्या हो रही है? यहाँ से बेंड कर जा रही है। कहाँ से? एग्जैक्टली बाउंड्री से बेंड कर रही है। ओके, तो ये इंसिडेंट रे और बेंड करने के बाद जो रे आ रही है उसे क्या कहते हैं? रेफ्रैक्टेड रे कहते हैं। रेफ्रैक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और बेंड करने के बाद जो रे आई उसे रेफ्रैक्टेड रे। बेंड क्यों कर गई? मीडियम के चेंज करने के कारण कर गई। इधर एयर है और इधर ग्लास मीडियम आपने लिया हुआ है। ओके, अब मानकर चलिए कि अगर यहाँ पर एक नॉर्मल आप ड्रॉ कर देते, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। उसी तरह नॉर्मल और रेफ्रैक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। आइए उसे अलग से एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये रहा बाउंड्री और ये रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रही है। ये रहा हमारा नॉर्मल। ओके, ये क्या हो गया? बेंड कर गया रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ओके, और नॉर्मल
और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बन रहा एंगल क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बन रहा एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल पाथ को, इंसिडेंट रे के पाथ को फॉलो नहीं करता है और क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंड कर जा रहा है। तो फिगर से भी क्लियर है कि रिफ्रैक्शन में एंगल आई जो है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप देख लीजिए, ये जो बेंडिंग है इस पॉइंट पर जो कि एग्जैक्टली बाउंड्री पर है, बेंडिंग कहाँ पॉसिबल है? बेंडिंग अकर्स एग्जैक्टली एट बाउंड्री। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि बेंडिंग कहाँ होती है। बेंडिंग अकर्स एग्जैक्टली एट बाउंड्री। अब क्वेश्चन ये एराइज हो रहा है कि ये बेंडिंग क्यों हो रही है रेज ऑफ लाइट की या रे ऑफ लाइट की इस केस में। तो इसका सिंपल मतलब समझना है कि मीडियम चेंज हो रहा है और जब मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जा रही है। सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या है कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इज दैट क्लियर? अब इसे समझते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट को पहले समझने की कोशिश करते हैं, कितना किस मीडियम में है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है एंड दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। वाटर में ये लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, उसी तरह ग्लास में ये लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। सो देखिए, मीडियम जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे स्पीड भी चेंज हो जा रही है और वही स्पीड की चेंजिंग के कारण बेंडिंग पॉसिबल हो पाती है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे बेंडिंग करवा पाती है। हाउ स्पीड ऑफ लाइट causes रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन को कैसे करवाती है, क्यों बेंड करवा देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट रे जो है या लाइट क्या है, किसको फॉलो करता है? वेव थ्योरी को फॉलो करता है। ओके, और लाइट को आप क्या कहते हैं उसी वेव थ्योरी के कारण कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे समझते हैं एक फिगर से। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। और ये है रे के ट्रैवल का डायरेक्शन, रे ट्रैवल कर रही है, रे ट्रैवल, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज ट्रैवल। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये हमारा वेव है ऐसे, ठीक है, और दूसरा वेव थोड़े से तिरछे होकर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये वाई के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ एरो से इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दिखा दें, और मैग्नेटिक फील्ड जेड के डायरेक्शन में है तो उसे पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ दिखा दें। अब ये आप देख सकते हैं कि मुड़ के जा रही है नीचे की तरफ और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, ये इज दैट ओके। और ये किधर जा रही है, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, ओके। उसी तरह फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब फिर से अप पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जा चुका है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा वेव नेचर को समझने का एक तरीका है। इस फिगर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है और दोनों रे के ट्रैवल के डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर है। अगर इसी फिगर को सिंपली हम दिखाना चाहें तो ये रहा हमारा रे का डायरेक्शन, रे के ट्रैवल का डायरेक्शन, और ये जो लाइंस हैं वो दिए हुए रे के ट्रैवल के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर हैं। इज दैट ओके? एक तरफ इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल तरीके से हम इस जो एरो लाइंस के थ्रू जो सभी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, इस पूरे सिचुएशन को यहाँ समझ सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है उसके कारण बेंडिंग पॉसिबल हो जाती है। मान लेते हैं कि ये हमारी सेपरेटिंग बाउंड्री है और इस पर कोई रे ऑब्लिकली यानी तिरछी फॉल कर रही है और ये वेव नेचर की है, देयरफॉर हम उसके वेव को साथ में दिखा देते हैं। ये राइट पोर्शन हो गया और ये लेफ्ट पोर्शन हो गया दिए हुए वेव का। अब आप देखिए जैसे जैसे वो बाउंड्री के करीब आ रही है, बाउंड्री पर लेफ्ट पोर्शन टच कर गया अब यहाँ पर, ठीक है, लेकिन राइट पोर्शन अभी भी फ्री है। इस पॉइंट तक आने के बाद भी ये लेफ्ट पोर्शन, इस पॉइंट पर आने के बाद भी राइट पोर्शन, इस पॉइंट पर आने के बाद भी राइट पोर्शन अभी भी फ्री है, लेकिन लेफ्ट पोर्शन पूरी तरह से बाउंड्री के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है और यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो डाउन हो चुकी है। बट राइट पोर्शन की स्पीड अभी भी पुराने जैसे ही है, जितनी स्पीड से वो पहले से चला आ रहा था उतनी ही स्पीड पर अभी भी चल रहा है। तो क्या हुआ, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द वेव एंड राइट पोर्शन ऑफ द वेव की स्पीड में डिफरेंस आ गया है और इसी डिफरेंस के कारण रे अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब जाकर ये एंटर करना शुरू किया, ओके। अब ये एंटर कर चुका और ये डायरेक्शन चेंज हो गया। इज दैट ओके? तो अब आप समझ लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंज क्यों आ गया, वेव थ्योरी के कारण आ गया। एट द बाउंड्री लेफ्ट पोर्शन पहले पहुंच जाता है, वो स्लो डाउन हो जाता है और राइट पोर्शन ऑफ द वेव बाद में पहुंचता है और दोनों के बीच में एक स्पीड का डिफरेंस आ जाता है और उसी डिफरेंस के कारण लाइट रे अपने आप को बेंड कर लेती है। इधर थोड़ा सा एरो को स्पेसियस दिखाया है क्योंकि ये कोई अलग मीडियम है,
ये कोई अलग मीडियम है, मीडियम 1, और इधर थोड़ा करीब करीब दिखाया है क्योंकि ये कोई और अलग मीडियम है। इस फिगर से अब क्लियरली समझ सकते हैं कि लेफ़्ट पोर्शन ऑफ द वेव बाउंड्री पर आकर पहले स्लो डाउन हो गया, जबकि राइट पोर्शन अपनी प्रीवियस स्पीड को मेंटेन रख पा रहा था, और यही स्पीड का डिफरेंस उस लाइट रे को मुड़ने पर मजबूर कर देती है। ओके, मीडियम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, मीडियम दो टाइप का होता है। एक होता है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम व्हेन speed of light is speed of when a speed of light of one medium is greater than the another medium, then it is called optically rarer or rarer medium। या तो आप उसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहिए या रेयरर मीडियम कहिए। जैसे मान लीजिए कि ये एयर है और ये ग्लास है। आप जानते हैं कि एयर में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है, और यहाँ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की आप तुलना करते हैं तो पाते हैं कि एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी ग्रेटर है सेकेंड मीडियम से। तो ये वाली मीडियम क्या कहलाएगी? रेयरर मीडियम कहलाएगी। अब आइए देखते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लिख देता हूँ मैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। व्हेन ए स्पीड ऑफ लाइट, व्हेन ए स्पीड ऑफ लाइट in one medium is lesser than the other medium, then it is called denser or optically denser medium। Then it is called optically denser or only denser medium। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पर ग्लास में स्पीड 2 × 10⁸ है और एयर में 3 × 10⁸ है। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा है, देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड रेयरर मीडियम, और ये क्या हो जाएगी? डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। अब ये चीज़ समझने की है कि ये एक तरह से डेंसिटी की बात हो रही है। तो इस डेंसिटी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में डिफरेंस होता है। मास डेंसिटी डिसाइड होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड होती है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। सो किसी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो सकता है और मास डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। सो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। आइए इन सब चीज़ों के बाद समझते हैं कुछ रूल्स को। देखते हैं रूल 1।
ये मान लीजिए सेपरेटिंग बाउंड्री है, और ये है रेयरर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। मान लेते हैं कि ये एयर है और ये ग्लास या वाटर में से कोई भी है, ऑयल भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, ये अगर नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो वंस अगेन, when any ray of light enters from rarer to denser medium, then it bends towards the normal. अब आइए देखते हैं रूल 2। रूल 2 इसमें जस्ट उसका रिवर्स है कि अगर ये आपका डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर, इसमें ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एंटर करती है डेंसर से रेयरर में तो ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप दोनों ही केस में देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं है। So rule 1, when any ray of light enters from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And rule 2, when any ray of light enters from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. Refraction through glass slab. Refraction through glass slab. ये कैसा स्लैब है, रेक्टेंगुलर है और ट्रांसपेरेंट है। ओके, ये रहा हमारा ग्लास स्लैब। इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फेस वाइज, इसे रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फेस वाइज बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा दिखता है। इट्स ओके, सो फेस वाइज वो क्या है, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसा है। इट्स ओके। अब कोई रे ऑफ लाइट, अब समझ लीजिए इधर क्या है, एयर मीडियम है, तो ये मीडियम 1 हो गया, मीडियम 1। ये क्या है, ग्लास का मीडियम है, तो ये क्या हो गया, मीडियम 2 हो गया। और फिर से इस साइड ये एयर मीडियम है, तो ये फिर से क्या हो गया, मीडियम 3 हो गया। यानी ऊपर और नीचे ग्लास के सेम टाइप का मीडियम है और बीच में वो मीडियम दोनों को सेपरेट कर रहा है। सो ऊपर नीचे ग्लास के सेम मीडियम है और वो है एयर का मीडियम। अब कोई रे ऑफ लाइट अगर इस पर ऑब्लिकली फॉल कर रही है, ये ठीक है, कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे, ऑब्लिकली फॉल कर गई, तो आप जानते हैं कि नॉर्मल से उसे मुड़ जाना होता है। ये रेयरर मीडियम है एयर का और ये ग्लास का है डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, ठीक है, यहाँ तक वो पहुँच गई। अगर ये बेंड नहीं करती और ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रही होती तो कैसे जाती, बिल्कुल देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाती। इज दैट ओके? तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल पाथ हो गया, किसका, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। किसका हो गया ओरिजिनल पाथ, इंसिडेंट रे का। अब देखिए ये जो बेंडिंग के बाद यहाँ पहुँची तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल
ले लें हम लोग, ये डेंसर मीडियम से रेयरर में अब एंटर करेगी, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल जो है उसके अवे चली जाएगी। इट्स ओके। ये कौन सी रे कहलाती है, इमरजेंट रे कहलाती है, इमरजेंट रे। आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये इमरजेंट रे ओरिजिनल रे से, जो ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे है उससे डिस्प्लेस कर गई है, और ये उसकी डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो क्या है कि इमरजेंट रे क्या है, डिस्प्लेस कर गई है ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे and the original path of the incident ray is called lateral displacement। क्या कहलाती है, lateral displacement। ओके, क्यों कहलाती है, क्योंकि इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ से डिस्प्लेस करती हुई नज़र आ रही है, और दोनों रे जब बाहर की तरफ आप खींचते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। क्या है ये एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। सो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस। सो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आपने क्या देखा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, और वो भी क्यों हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे से डिस्प्लेस करती हुई नज़र आ रही है, और उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये और ये रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो उसके साथ क्या होता है, इफ़ एनी रे ऑफ लाइट इंटर्स और पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 परपेंडिकुलरली, तो उसमें क्या होता है, इट क्रॉसेस, इफ एनी रे ऑफ लाइट passes perpendicularly from one medium to another then no bending is possible, no bending occurs। वेव थ्योरी के हिसाब से समझते हैं, ये रहा सेपरेटिंग बाउंड्री और ये रे फॉल कर रही है, तो वेव के हिसाब से आप ऐसे दिखाते हैं, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ द वेव। ओके, तो ये दोनों पोर्शन इस बाउंड्री पर, यानी लेफ्ट और राइट पोर्शन इस बाउंड्री पर एक साथ फॉल कर रहा है, तो लेफ़्ट और राइट दोनों पोर्शन की स्पीड एक साथ चेंज कर रही है। देयरफॉर स्पीड साथ चेंज कर रही है और सेम मेंटेन रख ली, एक साथ चेंज कर रही है, और देयरफॉर एक ही साथ सेकेंड मीडियम में एंटर कर रही है। देयरफॉर रे के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। जबकि आपने देखा था जब ऑब्लिक फॉल करती थी तो ये आपका कंडीशन था, क्या होता था, ये राइट पोर्शन पहले टच कर गया और पहले टच करने के बाद ये बेंडिंग हो गई उसकी। जब नॉर्मली कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फॉल करती है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करती है और उसी रे के, इंसिडेंट रे के उसी डायरेक्शन में वो निकल जाती है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
effects of refraction of light। refraction यानी bending of the light। एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए किसी पॉट में आपने एक कॉइन रखा हुआ है और आप यहाँ पर अपने आई को आपने फिक्स किया हुआ है। ओके, तो इस केस में आपको अभी ये जो कॉइन है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो इस पर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे निकल जा रही है। अब इसमें आप पानी को डाल दें, एक लेवल तक पानी को डालने के बाद ये कॉइन आपको विजिबल होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अब ये एक बाउंड्री बन गई, किसके बीच में? वाटर और एयर के बीच में। इधर एयर है और ये रहा आपका वाटर। तो लाइट रे जो पहले ऐसे जा रही थी, अब क्या होगी? ये अगर नॉर्मल आप खींच लेते हैं तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में लाइट रे इंटर कर रही है। तो वो कैसे शिफ्ट कर जाएगी? ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ भी बाउंड्री पर वही होने जा रहा है। लाइट रे क्या हो रही है? फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे गई और यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर आप इसे पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप देख लीजिए कि आपको कॉइन यहाँ उठ कर यहाँ चला आएगा। ये नज़र आ रहा है आपका कॉइन। इज़ दैट क्लियर? अब कॉइन आपको विजिबली क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कॉइन आपको एकदम क्लियरली विजिबल दिख रहा है। ठीक है, अब कॉइन आपको क्लियरली विजिबल है। क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ? ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट क्या होती है? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाती है और वो आपकी आँखों पर आसानी से चली जाती है। आइए देखते हैं दूसरा इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि अगर मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, लेक है, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी है। ओके, तो जो रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से गिरकर बाहर की तरफ जाती है, इस पॉइंट पर बाउंड्री पर जब आती है, ये नॉर्मल खींच लीजिए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। यहाँ से भी जब इस बाउंड्री पर आती है, नॉर्मल एक खींच लीजिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। इज़ दैट ओके? क्यों चली जाती है? क्योंकि उस रूल को फॉलो कर रही है जिसमें ये बताया जाता है डेंसर से रेयरर में जब इंटर करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। अब अगर आप इसे इस दोनों रे को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये कहाँ जाकर मीट करती हुई नज़र आ रही है? इस पॉइंट पर मीट करती हुई नज़र आ रही है। सो एक्चुअल डेप्थ ये है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो यहाँ शिफ्ट कर जाती है। वो पॉइंट या वो प्लेन जहाँ से ये रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ जा रही थी, वो इतनी हाइट पे शिफ्ट कर जा रही है। देखिए ये इतनी हाइट उसकी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जा रही है। अब ये वाटर बॉडी आपको कम गहरी दिखाई देती है, यानी शैलो दिखाई देती है। और जिन्हें तैरना नहीं आता है, स्विमिंग नहीं आती है, वो समझते हैं कि ये वाटर बॉडी कम गहरी है, शैलो है, और उसमें छलांग लगा के स्विम करने की कोशिश करते हैं और अक्सर ट्रबल में फंस जाते हैं। सो कभी भी ऐसा मिसजज आप लोग नहीं करेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि वाटर बॉडी है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे एहसास हो रहा है कि कम गहरा है, लेकिन एक्चुअली ये गहरा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण लाइट मुड़ जाती है और वो नीचे वाले सरफेस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देती है। देखते हैं एक और एग्जांपल। ये एक वाटर पॉट है और इसमें आपने एक स्टिक डाला हुआ है। ओके,
अगर ये स्टिक डाला हुआ है तो इस वक्त जो रे है वो कुछ ऐसे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर पानी पोर कर दीजिए। जब इसमें पानी आप डाल देंगे तो आप देखिए कि ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयरर हो गया, ये एयर मीडियम और ये वाटर मीडियम। तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट करेगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी शिफ्ट करेगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब जब आप दोनों को ये भी शिफ्ट करेगा और भागेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब दोनों रे को जब आप पीछे की तरफ रिट्रेस करेंगे तो वो कुछ ऐसा पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से बाउंड्री से मुड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। यही कारण है पेन या पेंसिल या कोई स्टिक जब आप किसी ट्रांसपेरेंट बकेट में या ग्लास में डालते हैं तो वो आपको ऐसा फील होता है कि पेन या पेंसिल या स्टिक एक बाउंड्री लेवल से, कौन सी बाउंड्री लेवल से, जहाँ से एयर और वाटर सेपरेट होता है, उस बाउंड्री से वो स्टिक मुड़ी हुई या वो पेन या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कुछ और टॉपिक्स। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपली एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये मीडियम 1 और इधर बाउंड्री के मीडियम 2। अब कोई रे ऑफ लाइट जो ऑब्लिकली ऐसे फॉल करती है, ये अब कोई रे ऑफ लाइट जब ऐसे फॉल करती है और ये रहा आपका नॉर्मल, तो मान लीजिए वो बेंड कर जाती है इधर की तरफ। ठीक है, अवे भी जा सकती थी। तो ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका, नॉर्मल है, और ये क्या है आपका, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये बोल रहा है फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ में बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal at the point of incidence all lie in the same plane। क्लियर है? So incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये रहा आपका point of incidence, ये incident ray, ये normal at this point and refracted ray from this point। सभी को किस प्लेन पे होना चाहिए, ये बाउंड्री जो है इस प्लेन के ऊपर होना चाहिए। आइए देखते हैं सेकेंड लॉ। आप जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, एंड नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसे थोड़ा बिगर साइज में यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। सो सेकेंड लॉ, इसे स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका, स्नेल्स लॉ। क्या कहता है ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ
incidence to the sine of angle of refraction is constant, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैथमेटिकली जब इसे देखेंगे तो उसे कैसे देखेंगे, ये रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होना चाहिए, इसे कांस्टेंट होना चाहिए। इज दैट ओके? इसे सिंपल इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर एंड दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट एक खास नाम से जाना जाता है एंड दिस इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे डिनोट किस लेटर से करते हैं? एन लेटर से करते हैं। इज दैट क्लियर? सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक तरह का इंडिकेटर है जो ये बताता है कि किसी दिए हुए मीडियम में कोई लाइट रे कितना बेंड करेगी। अगर मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा तो ज़्यादा बेंड करेगी, कम डेंसर होगा ऑप्टिकली तो कम बेंड करेगी। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ को शो कर रहा है? वो किसी मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को शो करता है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी एक चीज़ पर डिपेंड करती है, उसे डिफाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट के थ्रू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स and velocity of light in different mediums. Is that clear? So refractive index किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रही है। मान लीजिए कि ये आपकी बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्लिकली फॉल की, ये नॉर्मल है, ये बेंड कर गई। इज दैट क्लियर? तो क्या है कि ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो जब आप लिखेंगे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 2 with respect to medium 1, तो उसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा सिंबॉलिकली? ये रहा आपका m, तो ये n2 और इधर 1। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी जिस तरफ से मीडियम 1 से रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है और कहाँ जा रही है? मीडियम 2 में। सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं आप। और वो अपोजिट क्या होगा कि अगर रे ऑफ लाइट इधर से एंटर करे मीडियम 2 से और मीडियम 1 में जाए, तो 1 में जा रही है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इन सिंबल्स को लिखने का एक और तरीका है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और यहाँ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। सो आपको जो आसान लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं।
अब आइए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से। सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट में, वो इक्वल हो जाता है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 divided by the velocity of light in medium 2। यही है हमारा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, जब आप वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इसकी बात करते हैं तो वो क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप उल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो सिम्बॉलिकली जब आप लिखेंगे तो दिस इज़ v1 डिवाइडेड बाय v2, और दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड में होती है, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आउट। इसका मतलब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, जब सेकेंड लॉ के हिसाब से आपने देखा था तो वहाँ पर ये देखा था साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की क्वांटिटी साइन में लिखी हुई है। सो जो दोनों की यूनिट होगी वो कॉमन होगी और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, देयरफॉर ये यूनिट लेस हो जाएगी। सो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यूनिट लेस है। अब आइए देखते हैं कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को और किन किन नाम से जाना जाता है। तो जब आपने जस्ट प्रीवियसली देखा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो क्या करते हैं, जो पहले लिखा रहता है उसे न्यूमरेटर में उसकी वेलोसिटी को लिख लेते हैं, उस मीडियम की वेलोसिटी को, और जो ये बाद में लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, यानी मीडियम 2 की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में। अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जब मीडियम 2 से एंटर कर रही है और मीडियम 1 में जा रही है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप डिवाइड कर लें। जस्ट मैंने बताया था कि जो लेफ़्ट में पड़ेगा, जो पहले पड़ेगा उसे आप न्यूमरेटर में लिख लें, देयरफॉर v2 अपॉन v1। सो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 and 1, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इनटू रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, कितना हो जाएगा ये, v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाइड बाई v2 अपॉन v1, कैंसिल आउट हो गया दोनों, कितने के बराबर हो गया, 1। सो अगर लिखें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ से भी आप इसे यूज़ करके रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिर्फ मीडियम को आपको इंटरचेंज कर देना होता है। आइए और भी कुछ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली आप जब दो अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो लिखते हैं, मीडियम 1 में वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय मीडियम 2 में वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रही आपकी मीडियम 1 और ये रही मीडियम 2। तो जब आप अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को रेशियो के हिसाब से लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। सो इंटरचेंज भी पॉसिबल है, आप इसे न्यूमरेटर में और इसे डिनोमिनेटर में लेकर जा सकते हैं। अब है एब्सोलूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोलूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे भी एन लेटर से ही डिनोट करते हैं। एब्सोलूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम
वैक्यूम और एयर। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को डिवाइड करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो ये क्या हो जाता है, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ऑलमोस्ट इक्वल है, और वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो किसी दूसरी मीडियम से सबसे ज़्यादा है। इट्स ओके। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर को सी लेटर से डिनोट करते हैं। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ऊपर में सी हो जाएगा, और यहाँ नीचे कोई भी लेटर वी यूज़ कर लें। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। इज दैट क्लियर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब आप सभी जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम या एयर में ऑलमोस्ट इक्वल होती है और किसी भी मीडियम से सबसे ज़्यादा होती है। देयरफॉर n इज इक्वल टू C/V, और C क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और V क्या है, V जो है वो लेस देन है C के, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, V वो लेस हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर से कम है, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। 2 भी हो सकता है, 2 से भी बड़ा हो सकता है। इज़ दैट ओके? नाउ एक चीज़ और समझनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में आप लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, तो ये तो कांस्टेंट है। और आप जानते हैं, साउंड में आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, V इज इक्वल टू F × लैम्डा। सो फॉर गिवन लाइट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और लैम्डा को किस नाम से जानते हैं, वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। क्या है ये, वेवलेंथ। ठीक है, तो फॉर गिवन लाइट, जैसे येलो लाइट, जैसे वायलेट लाइट, जैसे रेड लाइट, ठीक है, तो अलग अलग लाइट की आप यूज़ करेंगे, अलग अलग लाइट का आप यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो सभी लाइट का जो भी आप लेंगे, पर्टिकुलर अगर येलो लाइट लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, वेवलेंथ चेंज करती रहती है। देयरफॉर V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं F × लैम्डा। सो फॉर गिवन लाइट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और लाइट पहले से, स्पीड ऑफ लाइट पहले से कांस्टेंट है। देयरफॉर n इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम होगी, चूँकि रेसिप्रोकल है ये एक दूसरे के। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अक्सर ये एयर मीडियम होता है और ये कोई मीडियम वाटर, ग्लास, ऑयल और ऐसा प्लास्टिक का फिल्म, कोई भी ऐसा मीडियम हो सकता है। तो जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं
तो आप कैसे लिखते हैं, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो आपको लिखने का तरीका क्या है, फ्रॉम एयर टू वाटर और एनी अदर मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर के बदले में वैक्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में ये कैसे लिखाता है, ANW। तो जब वाटर या एयर, तो जब एयर के रिस्पेक्ट में जब आप एयर के रिस्पेक्ट में किसी दिए हुए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट साइड में बार बार एयर या वैक्यूम लिखा जाए। इसे सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाटर का हो गया। अगर आप चाहते तो आप वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का निकाल रहे होते, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे। जब आप इसे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसे मैंने कहा सिंपली आप ऐसे लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। और अगर वही चीज़ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख रहे होते तो सिंपली आप उसे ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, ये हो जाता न्यूमरेटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार ये W और G लिखें, सिंपली आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय V लिख सकते हैं। इज़ दैट ओके? सो ये भी एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का, जब किसी दिए हुए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दूसरे मीडियम से कंपेयर करते हैं, और स्पेशली जब एयर या वैक्यूम से करते हैं तो सिंपली एक ही स्क्रिप्ट के साथ आप उसे लिख सकते हैं, या तो वाटर या ग्लास या फिल्म या जो भी चीज़ दी हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके लेफ़्ट में आप एयर या वैक्यूम लिखते चले जाएं। इज़ दैट ओके? लेते हैं अब यहाँ पर ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।